हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। हम पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। आज का अपना जो टॉपिक है वो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर ही है, जो कि हमारा सबसे लास्ट चैप्टर होने वाला था, लेकिन अब ये ऐसे रिकॉर्डेड वाली फॉर्म में मिल जाएगा अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ लेना। ओल्ड बैच और न्यू बैच दोनों के लिए ही है ये, ठीक है। हाँ, तो और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके नोट्स बनाने हैं अपने को। मैं आते ही जैसे तुम लोग आओगे तो मैं कॉपी चेक करूंगा, याद रखना। इसके नोट्स बनाने हैं अपने को, किसी भी हालत में बनाने हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे बोलोगे सर बाद में फिर वापस से एक बार समझा दो, तो इसके नोट्स जरूर बनाने हैं अपने को। बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले अपने पास टॉपिक है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल नाम हमने पहले भी सुन रखा है, फैक्टोरियल वाला टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज वाले में, मान लो, या कहीं पर और, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले में हमने बात की थी किसकी, फैक्टोरियल की। तो सबसे पहले फैक्टोरियल की बात करते हैं। जैसे n फैक्टोरियल कहीं पर भी लिखा हो, इसका मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, n तक मल्टीप्लाई करना है। मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि फर्स्ट से लेकर के n नंबर तक के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट है ये। तो मैं ये बोल दूंगा कि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है ये। फॉर एग्जांपल हम ये समझ लेते हैं 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी। ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 फैक्टोरियल के ऊपर ले चलते हैं। 1 फैक्टोरियल फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट तो 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल क्या बनेगा, 1 इंटू 2 जिसकी वैल्यू 2 होगी। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 2 इंटू 3 जो कि 6 बनेगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 वैल्यू बनेगी 120। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 और वैल्यू होगी, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। और एक और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 1 से लेकर के 7 तक का मल्टीप्लीकेशन और वो होगा 5040। क्लियर। ये अपने को याद भी रखना है थोड़ा थोड़ा, कि कभी भी अपने को पूछ ले कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, या कहीं पर क्वेश्चन में काम आ रहा है तो हम तुरंत ही उसको यूज कर पाएं, ऐसा अपने पास होना चाहिए कुछ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर ये तो रटने की बात हो गई, रटने की नहीं, ये अंडरस्टूड हो गया है थोड़ा थोड़ा, सही है। इतना तो अपने को याद भी होना चाहिए ताकि हम जल्दी से काम कर सकें। ओके, तो n फैक्टोरियल की बात हमें समझ में आ गई है कि n फैक्टोरियल होता क्या है। अगली बात करते हैं इसमें ही, n फैक्टोरियल के अंदर ही, कि n फैक्टोरियल को हम लिखते क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, n माइनस 1 इंटू n तक, सही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 से लेकर के n माइनस 1 तक का प्रोडक्ट अगर करना हो तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल बनेगा कि नहीं बनेगा, और इंटू है n, सही है, बिल्कुल सही है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n लिख सकता हूँ। ये भी काम करेगा कि नहीं करेगा, हाँ। और ये जो फॉर्मूला है वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए काम करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ऐसा अपने को है, गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ फॉर n इक्वल टू 1। अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो बताना वैल्यू क्या बनेगी, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे सामने है, 1 फैक्टोरियल होता है 1, ये है 1, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, 1। क्लियर। तो हम 1 फैक्टोरियल भी जानते हैं, 2 फैक्टोरियल जानते हैं, 3 फैक्टोरियल जानते हैं, 0 फैक्टोरियल भी जानते हैं। कुल मिलाकर एक बात यह है कि हम सारे होल नंबर का फैक्टोरियल जानते हैं। ओके, तो नोट नंबर 1 यही है, नोट फर्स्ट फैक्टोरियल इज ओनली, या फिर इज वैलिड फॉर होल नंबर्स ओनली। होल नंबर्स के लिए ही अपने पास ये वैलिड है, मतलब हम होल नंबर्स का ही क्या निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब एक यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये जो कुछ भी बता रहा हूँ, मैं ये जेई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मतलब हमारे 11th-12th तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अपने पास होल नंबर का ही हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे
पीजी में जाओगे मतलब हायर मैथ्स पढ़ोगे तो वहाँ पर अपने पास कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि 1/3 का फैक्टोरियल निकाल लो, 1/2 का फैक्टोरियल निकाल लो, ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। सही है, मतलब यहाँ पर रैशनल नंबर्स का फैक्टोरियल टाइप का भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हमें सर ने पागल बना दिया है कि होल नंबर का ही फैक्टोरियल डिफाइन होता है। इनका भी फैक्टोरियल होता है, लेकिन वो हायर मैथ्स में आएगा, जब कभी आएगा अपने सिलेबस में उस टाइम पर समझा दिया जाएगा। ठीक है, अभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ होल नंबर का फैक्टोरियल ही निकालना है, वही अपने काम आएगा। ओके, तो अभी अपने को ये सब बातों के बारे में सोचना नहीं है कि ये कहीं पर दिख जाएगा तो क्या करेंगे, ये बाद की बात है, तो बाद में ही समझ में आएगी। क्लियर? ओके, होल नंबर्स का फैक्टोरियल हम निकाल सकते हैं। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये ध्यान रहे। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, नहीं 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040 होती है। क्लियर? अगली बात करते हैं हम नोट। अगला नोट की बात करते हैं। अभी अभी हमने क्या सीखा है कि एक फॉर्मूला पढ़ा हमने n फैक्टोरियल, वी नो दैट n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। क्लियर? n-1 फैक्टोरियल को इधर लेके जाओ, बाकी सबको इधर लेके जाओ, तो वैल्यू बनेगी 1/n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू n/n फैक्टोरियल। और ये फॉर्मूला किसके लिए काम करता है, ये फॉर्मूला काम करता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। काम करता है उसके लिए, बिल्कुल ये फॉर्मूला सबके लिए काम करता है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एक बार n की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, तो देखना 1/0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो ये बनेगा 1/1। तो ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ, ये बात भी सही है, मतलब हम इसको प्रूव कर पा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 0 रख देता हूँ एक बार के लिए, फॉर n इक्वल टू 0, तो बताना वैल्यू क्या बनेगी, 1/0-1, तो ये बना -1 फैक्टोरियल इक्वल टू ये क्या बनेगा 0/0 फैक्टोरियल। 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो ये पूरी वैल्यू 0 आई कि नहीं आई, हाँ कि ना? तो 1/-1 फैक्टोरियल जो होता है वो हमेशा 0 होता है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूँ, एंड उल्टा करना चाहूँ, तो -1 का फैक्टोरियल इक्वल टू ये क्या बनेगा, इसको उल्टा कर दो तो ये बनेगा 1/0। अपोन में 0 आ जाता है तो वैल्यू डिफाइन ही नहीं होती है, समझा रखा है मैंने। अपोन वाला पोर्शन 0 नहीं बनना चाहिए, ये अपोन वाला पोर्शन 0 बन गया तो ये वैल्यू क्या बनेगी, नॉट डिफाइंड। इसलिए नेगेटिव वैल्यूज का कभी भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यूज का फैक्टोरियल उसका अगर रेसिप्रोकल निकालूं मैं, उनको 1/, में भेजूं, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। इस बात का खास ध्यान रखना है अपने को। क्लियर है? ये आगे क्वेश्चन में भी कभी कभी आएगा, तो मैं बीच में वापस से फिर समझा दूंगा ये बात। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि 1/, नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल हमेशा 0 आता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, डिफाइन ही नहीं होता है। क्लियर? ओके, ठीक है बात। हाँ, अब हम नेक्स्ट बात यहां पर करने जा रहे हैं फैक्टोरियल के अंदर ही, कि अगर हमें फैक्टोरियल की वैल्यू पूछे तो हम किस किस तरीके से बात कर सकते हैं। इसके अंदर फैक्टोरियल के अंदर ही मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, बताना उनकी वैल्यू क्या बनेगी अपने पास। ये बता दो मेरे को कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बनेगी। ये एग्जांपल है, थोड़ा सा इसको सोल्व करना बस। 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल, देखना जो बड़े वाला फैक्टोरियल होता है ना, उसको तोड़ते तोड़ते अपने को कम फैक्टोरियल में लेकर के आना होता है। बड़े वाले फैक्टोरियल को कम वाले फैक्टोरियल में बनाना होता है। तो 10 फैक्टोरियल को क्या लिख दूंगा मैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसल आउट हो गए हैं, ऊपर बनेगा 1, नीचे बनेगा कितना, 9 इंटू 7 कितना होता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, 72, और ये हो गया 0, तो 1/720 इसका आंसर होता है। क्लियर है? ओके। दूसरी बात, अपने पास एक नोट है कि कोई भी n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, इसकी वैल्यू ऑलवेज नेचुरल नंबर ही आती है कि नहीं आती है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, 2 फैक्टोरियल वैल्यू निकालो, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमेशा नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई ही आ रहा है, और नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, नेचुरल नंबर ही हमारे सामने होगा। सही है? तो n फैक्टोरियल ऑलवेज बिलोंग्स टू क्या बनेगा, नेचुरल नंबर से ही आएगी इसकी वैल्यू। नेचुरल नंबर का जो फैक्टोरियल है वो हमेशा क्या बनेगा, नेचुरल नंबर ही बनेगा। 0 का फैक्टोरियल निकालोगे तो भी 1 बनता है, वो भी नेचुरल नंबर होता है। क्लियर है बात सबको? पक्का?
एक बार लिख भी लेना इनको साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास अब जो है वो है बाइनोमियल कोफिशिएंट। हेडिंग है इसकी बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट, अब होता क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट वो समझना बस। देखो NCR परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर भी देखा होगा इसको, और अगर नहीं देखा है तो मैं डिटेल में इस बात को समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर ही। जिन लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है उनको समझ में आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं समझाऊंगा। NCR की वैल्यू क्या होती है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। और इसी का नाम क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट भी नाम है। क्या नाम है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका जो मीनिंग है वो ये है, नंबर ऑफ वेज चूजिंग r एलिमेंट्स या r पीपल या फिर r एलिमेंट्स फ्रॉम या आउट ऑफ n एलिमेंट्स। NCR का मतलब क्या होता है? r एलिमेंट्स के अंदर से n एलिमेंट्स के अंदर से r एलिमेंट्स को चूज करने के जो तरीके हैं, जो वे हैं, वही NCR होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 2C2 की वैल्यू क्या बनेगी? दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट में से दो एलिमेंट चूज करने के तरीके क्या है? एक ही तरीका है कि दोनों एलिमेंट को उठा लो, सही कि नहीं? तो इसका वैल्यू क्या बनेगी देखना, NCR है तो ऊपर वाला तो एज इट इज फैक्टोरियल, नीचे वाला एज इट इज फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके फिर फैक्टोरियल। क्लियर? लगा दो 2 फैक्टोरियल ऊपर वाला अपॉन नीचे 2 फैक्टोरियल और उसके भी नीचे, और साथ में कौन बनेगा? 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो क्या बनेगा? 0 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1, और ये कैंसिल होकर कितना आया? 1। क्लियर है? ऐसे ही मैं 3C2 की बात करूं तो बताना कितना बनेगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल होकर के 3 बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल होता है 1, तो वैल्यू कितनी आई? 3। बात सारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, बस यही अपने को चीज़ समझनी थी। इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट इसको लिखना है अपने को। कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो चाहो तो। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। जैसे अपने पास है 5C2, बताओ कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, वैल्यू कितनी बनेगी? ये इससे कैंसिल होगा तो बताना कितना बनेगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर बनेगा 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है अपने पास। क्लियर है? ये बात समझने की है। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, इसको लिखना भी है अपने को। क्लियर? तो वीडियो रोक रोक करके इसको लिख लेना, लिख करके जरूर लेके आना है मैं बता दूं पहले ही। ओके, नेक्स्ट अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। पहली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास कि NCR की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो एक बार NCR की वैल्यू निकाल के दिखाओ। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, सही कि नहीं है? ऐसा ही एक बार NC और n माइनस r की वैल्यू निकाल के दिखाओ, क्या बनेगा? ऊपर वाले का फैक्टोरियल ये, नीचे वाले का फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला तो क्या बनेगा? n माइनस r, ये बनेगा n माइनस n प्लस r, n से n कैंसिल हो गया, तो नीचे वाला क्या बनेगा? ये r फैक्टोरियल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ऊपर वाला फैक्टोरियल एज इट इज, नीचे वाला फैक्टोरियल एज इट इज, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। क्लियर है? अब देखना ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम ही है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो पहला नोट अपने पास यही है कि NCR की वैल्यू और n माइनस r की वैल्यू ऑलवेज इक्वल होती है। NCR की वैल्यू, और अगर आप नीचे r की जगह ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगा देते हैं, नीचे वाले r की जगह ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगा देते हैं, तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? सेम ही आती है। ओके, बात करते हैं आगे।
जैसे एग्जांपल के लिए हम ये समझ लें कि एन सी एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन सी एन, तो क्या बनेगा एन फैक्टोरियल अपॉन नीचे एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन, जीरो फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू होती है 1, एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और वैल्यू कितनी बनी अपने पास 1, कितनी आई 1। ऐसे ही देखना एन सी जीरो की वैल्यू भी यही है क्या, एन सी जीरो क्या बनेगा एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल इंटू एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा, वापस से क्या बनेगा 1 ही बनेगा। क्लियर, तो इसकी वैल्यू भी क्या है 1 है। ओके और मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एन सी एन या एन सी वन की बात कर लो, एन सी वन क्या बनेगा एन सी वन एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, एन माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा तो एन बचेगा, एन अपॉन 1 तो एन ही होता है, तो ये होगा एन। सही है। ऐसे ही अपने पास एन सी एन माइनस 1 की वैल्यू चेक करनी है, क्या बनेगा एन फैक्टोरियल अपॉन नीचे एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1, तो 1 फैक्टोरियल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये और ये कैंसिल होगा तो एन बचेगा, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या बनेगी एन सी एन माइनस 1 की वैल्यू भी एन ही होगी। ये बात समझ पा रहे हो, मतलब अगर मैं एन सी जीरो से स्टार्ट करके एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर, एन सी एन लास्ट में जाता हूँ तो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट सेम होंगे, फिर इसके आगे वाला इसके आगे वाला सेम होगा, इसके आगे वाला सेम होगा, इसके आगे वाला सेम होगा, इस तरीके से अपने पास सेम होते चले जाएंगे। सही कि नहीं है? ओके ये पहला नोट हो गया। सेकंड नोट की बात करते हैं हम कि एन सी आर की वैल्यू बताओ क्या होगी, एन सी आर की वैल्यू, एन सी आर की वैल्यू क्या होती है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है। अब देखना एक बार एन माइनस आर फैक्टोरियल से कुछ ना कुछ तो कटेगा, फैक्टोरियल कम होता जा करके, और नीचे से आर फैक्टोरियल वाले से भी कुछ ना कुछ कटेगा। सर क्या गारंटी है कि कट ही जाएगा? एक बार ये सोचना, एन अपने पास एलिमेंट्स, उसमें से आर एलिमेंट चूज करने के तरीके कैसे होंगे, या तो एक तरीके से, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ तरीके, तो काउंटिंग करनी है कि कितने तरीके से हम इनको चूज कर सकते हैं। तो तरीके कभी भी ऐसे आ सकता है कि 1.5 तरीके से चेक कर सकते हैं, 2.5 तरीके से चेक कर सकते हैं, 2.5 तरीके से हम उठा सकते हैं, 3.5 तरीके, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो नंबर ऑफ वेज है तो हमेशा नंबर ऑफ वेज जो है वो या तो क्या बनेगा 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 0 भी आ सकता है कि एक भी तरीके से हम ना ले पाए कोई चीज़। सही। तो एनसीआर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी अपने पास, या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगी, या फिर आएगी वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी 0। तो हम बोल सकते हैं कि एनसीआर की वैल्यू हमेशा होल नंबर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर कि एनसीआर इज ऑलवेज ए होल नंबर। ऑलवेज क्या बनेगा, एक होल नंबर बनेगा अपने पास। ये क्लियर है, ये बात भी क्लियर हुई। एक एग्जांपल की बात ये है, एग्जांपल समझना एक बार। 7C9 लिखा हुआ है कहीं पर, ऊपर वाला एलिमेंट छोटा है, नीचे वाला एलिमेंट बड़ा है, तो बताना वैल्यू क्या बनेगी। 7C9 की वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर है 7 फैक्टोरियल, नीचे है 9 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 9, तो माइनस का 2 फैक्टोरियल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और इस वैल्यू को क्या लिख दूंगा मैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन माइनस 2 फैक्टोरियल। अभी अभी मैंने बताया था नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के फैक्टोरियल का रेसिप्रोकल ऑलवेज 0 बनता है। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। तो 1 अपॉन माइनस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये तो अपने पास वैल्यू हो गई है 0, ये वैल्यू तो क्या हो गई है 0, तो ये पूरी वैल्यू भी क्या बनेगी 0 बनेगी। अब खुद से एक बार एनालिसिस करना है इस चीज़ को, ऑब्जर्वेशन में लेकर के आना है अपने को इस बात को कि 7C9 का मतलब है क्या। 7 लोग हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 9 एलिमेंट चूज करने हैं। कैसी बात कर रहे हो हैं, 7 अपने पास एलिमेंट्स रखे हुए, उसमें से 9 एलिमेंट कैसे चूज कर सकते हैं हम। एलिमेंट तो टोटल ही 7 है, 9 एलिमेंट कैसे उठा सकते हैं उसमें से हम, नहीं उठा सकते। तो कितने तरीके से उठा सकते हैं सर, एक भी तरीके से नहीं उठा सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे 0। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो अगर छोटा एलिमेंट सी बड़ा एलिमेंट है, मतलब कम चीज़ों में से ज़्यादा चीज़ें चूज करनी है, कम थिंग्स में से ज़्यादा थिंग्स चूज करनी है, कम लोगों में से ज़्यादा लोग चूज करने हैं, कम एलिमेंट्स में से ज़्यादा एलिमेंट चूज करने हैं, तो नंबर ऑफ वेज चूजिंग दीज एलिमेंट्स
इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 0 ही होंगे, एक भी तरीका नहीं आ सकता। हाँ कि ना? ये बात यहाँ से समझ में आ गई मैथमेटिकली, क्योंकि ये बात मैंने पहले ही समझा दी थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं थर्ड नंबर का नोट। थर्ड नंबर का नोट क्या है? इफ r ग्रेटर देन n देन NCR की वैल्यू ऑलवेज क्या बनेगी? 0 बनेगी। अगर r नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो और ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 0 बनेगी। एंड अदरवाइज का मतलब क्या है कि r की वैल्यू n के बराबर हो या फिर r की वैल्यू n से छोटी हो, देन अदरवाइज में क्या होगा? NCR की वैल्यू हमेशा क्या बनेगी? एक नेचुरल नंबर बनेगी कि नहीं बनेगी? NCR की वैल्यू हमेशा क्या बनेगी? नेचुरल नंबर, क्योंकि n की r की वैल्यू बराबर हो गई तो उतने लोगों में से उतने लोग चूज करने हैं, तो एक तरीका हो गया, तो नेचुरल नंबर आता है। उसके अलावा अगर कुछ बनता है तो हमने हमेशा पढ़ ही लिया है कि होल नंबर बनेगा, लेकिन 0 एक ही केस में बनता है, जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी बन जाए, नीचे वाली वैल्यू बड़ी बन जाए, बाकी कभी 0 बनता नहीं है। समझ गए? तो ये अपने पास एक एग्जाम्पल भी हो गया, इस वाले का एग्जाम्पल हो गया है ये। ठीक है, इसको लिख लेना एक बार, एग्जाम्पल को भी, और ये वाला तरीके भी लिख लेना है। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। लिख लिया? अगली बात करते हैं हम, थर्ड नंबर का नोट हो गया है, फोर्थ नंबर के नोट की बात करते हैं। फोर्थ नंबर का नोट, इफ NCX की वैल्यू इक्वल है NCY के इक्वल। NCX की वैल्यू किसके इक्वल है? NCY के इक्वल है। तो या तो अपने पास क्या बनेगा? ये x और y क्या बनना चाहिए? सेम बनेगा। तो मैं बोलूंगा देन x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई है? y के इक्वल होगी। और या फिर क्या होगा, जैसे अभी हमने पीछे बात की है कि NCR की वैल्यू हमेशा n माइनस r के इक्वल आती है। हाँ कि ना? मतलब इस नीचे नीचे वालों को अगर मैं ऐड करूं, दोनों को ऐड करूं तो r से r कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा कि नहीं बचेगा? तो दोनों को, नीचे वालों को ऐड करने पर ऊपर वाली वैल्यू बनी कि नहीं बनी? अगर ऐसा भी गेम होता है तो भी ये दोनों वैल्यू क्या आती हैं? इक्वल ही आती हैं। नीचे वाले का दोनों का सम करने पर ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है, तो भी ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो सेम बनेगी कि नहीं बनेगी? ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। तो यहाँ पर या तो ये दोनों वैल्यू ही सेम आ जाएं, इक्वल आ जाएं, या फिर अपने पास नीचे वाले का दोनों का सम जो है वो ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल आ जाए। इनमें से भी हम कोई भी एक वैल्यू नहीं बोल सकते, या तो ये होगा या फिर ये होगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कह सकते कि यही होगा हमेशा, ऐसा भी नहीं कह सकते यही होगा हमेशा। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। और लगाया है, और मतलब यूनियन होता है, OR मतलब यूनियन। क्लियर? चलो इसी के ऊपर हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल है सबसे पहले, इफ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, देन x की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास? ये एक एग्जाम्पल है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ 2NC3 रेशियो NC2 इक्वल है 44:3 के, देन n की वैल्यू क्या होगी अपने पास? ये चेक करना है। अगला एग्जांपल है, इफ n + 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल, देन n की वैल्यू क्या बनेगी? और एक क्वेश्चन और है, इफ 12C के इक्वल टू 12C 2K - 3, देन K की वैल्यू क्या बनेगी? ये लो, पहला क्वेश्चन ये था अपने पास, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन में देखना एक बार, हमें पहले ही पता है कि ज़्यादा फैक्टोरियल को कम फैक्टोरियल में बनाना होता है।
सही है, ज़्यादा फैक्टोरियल जो होते हैं उनको कम फैक्टोरियल बनाना होता है ताकि कम फैक्टोरियल से कम फैक्टोरियल कट सके आराम से। तो यहाँ पर देखना सबसे कम फैक्टोरियल कौन सा है, 9 फैक्टोरियल, तो कोशिश करने की सबको 9 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1/9 फैक्टोरियल प्लस ये क्या बनेगा 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल इक्वल टू ये क्या बनेगा x/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्लियर, एलसीएम ले लो, यहाँ पर बनेगा कितना 10 प्लस 1 नीचे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो एलसीएम आ गया, ऊपर ये बन गया है, और इधर x/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, 10 से 10 भी हो गया है कैंसिल, इधर बनेगा 11, ये बनेगा 11, x की वैल्यू निकालने के लिए 11 इंटू 11, x इक्वल टू आ गया है 121, क्योंकि 11 इंटू 11 की वैल्यू होती है 121। क्लियर, ये क्वेश्चन में हमें एक चीज़ समझ में आई है जो मैंने पहले ही बता दी थी, हो सकता है मैं पहले बताता तो, या पहले जब मैंने बताया तब तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में तोड़ने की कोशिश करनी है ताकि आपस में कट जाए। क्लियर, अगला इधर है ये अपॉन ये इक्वल टू 44/3 है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। देखना एक बार सभी, इसको मैं क्या लिखूं 2n फैक्टोरियल, ऊपर वाला जो 2n है ना उसमें 2 इंटू n फैक्टोरियल नहीं लिखना है, 2n पूरे का ही फैक्टोरियल लगाना है, क्योंकि ऊपर जो रहता है उस पूरे का ही क्या लगाते हैं फैक्टोरियल, अपॉन नीचे का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, सही है, अपॉन ये वाला n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू ये क्या बनेगा 44/3। इसको थोड़ा सा अगर मैं सही करता हूँ तो ये नीचे अपॉन का अपॉन है तो उल्टा होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन ये है 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू ये ऊपर जाएगा तो 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 44/3। सही है, अब देखना ये है 2n फैक्टोरियल, ये 2n माइनस 3, तो इसमें से एक बार एक माइनस करूंगा तो क्या बनेगा 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर और करूंगा तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर और कम करूंगा तो क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा फैक्टोरियल, तो बड़े वाले फैक्टर को छोटे में कन्वर्ट करना है, तो फिर बनेगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये n माइनस 2 फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल है, इसमें से एक कम करूंगा। क्लियर, ओके, ये ऊपर बनेगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ऊपर लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल इंटू, ये तो कम ही है n माइनस 2 फैक्टोरियल है, लेकिन नीचे ज़्यादा वैल्यू लिखी हुई है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 44/3। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया है। ओके, इधर से देखना एक बार n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया है, ठीक है, और कोई कैंसिल होगा बिल्कुल, इसमें देखना 2 कॉमन आ जाएगा तो ये पूरा इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 2 बच गया है, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर भी 2 बचेगा अपने पास। ओके, 2 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो 3 बचेगा अपने पास यहाँ पर, तो ऊपर बचा एक तो 2n माइनस 1, एक बना है 2, एक बना है 3 नीचे, इधर सब कुछ कट चुका है, उधर अपने पास वैल्यू बची है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, उधर लिखा हुआ 2 इंटू 2 4, तो ये बनेगा 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है 3 और इक्वल टू इधर क्या बना है 44/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया है, ध्यान रहे जिसको काट रहे वो जीरो नहीं होना चाहिए, सर 3 थोड़ी ना जीरो हो सकता है, 4 किससे कैंसिल होगा तो 11 बचेगा, तो ये बन गया है 2n की वैल्यू बन गई है 12, तो n की वैल्यू आ गई है 6, तो n इक्वल टू 6 के लिए अपने पास ये जो रेशियो है वो दोनों साइड से इक्वल आएगा। क्लियर, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट कर लो, जो भी करना है। अगला क्वेश्चन,
इस बार 2n+2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2550 इंटू एन फैक्टोरियल है, तो n की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ये बनेगा n+2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2550 और n फैक्टोरियल को अपोन में दे सकता हूँ तो अपॉन n फैक्टोरियल। ऊपर वाला ज़्यादा है नीचे वाला कम है, तो ऊपर वाले को थोड़ा तोड़ना है, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 2550। ये और ये कैंसिल हो गए हैं, वैल्यू बची है n+2 इंटू n+1 इक्वल टू 2550। अब यहाँ से इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं अपने पास। एक तो जो जनरल तरीका चला आ रहा है अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी सर, उसको सोल्व कर लो, n की वैल्यू निकाल लो, ओके। दूसरा क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर है सर, देखना ये n+1 है, ये n+2 है, दोनों में 1 का डिफरेंस है कि नहीं है, हाँ, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिनमें 1 का डिफरेंस आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2550 बन जाए। ऐसे कौन से नंबर हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 2550 बन जाए एंड उन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस आए, एक से छोटे बड़े हों वो, ठीक है। अब एक बार सोचना है सही, 50 इंटू 11 सोचो एक बार, 50 इंटू 51, तो ये क्या बनेगा 5250, सही है, बन गया ये। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 50 इंटू 51 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा 50 इंटू 51, है ना, ये ऑब्जर्वेशन है सिंपल, इसको लिखूंगा 50 इंटू 51। ओके, अब बताना 50 किसकी वैल्यू होगी सर, 2n+1 की वैल्यू तो 50 आनी चाहिए, तभी तो उससे एक ज़्यादा वाला इधर भी क्या होगा, एक ज़्यादा होगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर n+1, है ना, n+1 की वैल्यू तो क्या आनी चाहिए 50, तो n+1 की वैल्यू क्या बनेगी 50, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 49। ऐसे ही अगर मैं 2n+1 को 51 लिखूंगा तो भी अपने पास क्या आएगा 49 आएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है अपने पास, और लगा कर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन n², तो ये इसको ओपन करना क्या बनेगा n² प्लस 2n और प्लस n, तो क्या बनेगा 3n प्लस 2 माइनस 2550 इक्वल टू 0, और ये बन गया है n² प्लस 3n माइनस 2548 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेना। क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लेना। अगर कोई n की जो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू आई, एक वैल्यू आई, जो भी आए अपने पास, उनमें अगर कोई माइनस वाला आता है तो शामिल नहीं करना है, क्योंकि n क्या है उसका फैक्टर लगा रखा है, n का फैक्टर, तो वो नेगेटिव नंबर के लिए तो डिफाइन ही नहीं होता है अपने पास n, हाँ कि ना, तो n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, और अपॉन समथिंग मतलब रेशनल नंबर टाइप की नहीं आनी चाहिए, रेशनल नंबर टाइप की भी नहीं आनी चाहिए, मतलब जो भी n आएगा वो या तो 0 होना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, तो कुल मिलाकर होल नंबर में से ही आना चाहिए अपने पास। अगर होल नंबर के अलावा कोई n आता है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस वाले तरीके से भी जाओगे तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, n की वैल्यू 49 ही बनेगी। क्लियर है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं साइड में हट जाता हूँ एक बार, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह या जो भी करना है कर लेना। अगला क्वेश्चन ये वाला, इफ 12c k इक्वल टू 12c 2k माइनस 3 है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। सॉल्यूशन, इधर क्या लिखा हुआ है, ऊपर 12 है, इधर भी 12 है। अच्छा सर हमें एक फॉर्मूला याद आया, कौन सा, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि NCR की वैल्यू या NCX की वैल्यू अगर NCY के इक्वल है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो x इक्वल टू y होगा या फिर x प्लस y की वैल्यू ऊपर वाला n होगा कि नहीं होगा, वो होगा, ठीक है। तो हो गया क्लियर, तो मैं लिखूंगा सो यहाँ से ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाला, या तो क्या बनेगा k की वैल्यू क्या होगी 2k माइनस 3 होगी, या फिर क्या होगा, या फिर होगा कि k प्लस 2k माइनस 3, नीचे वाले को दोनों को ऐड करने पर ऊपर वाले के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से तो अपने पास क्या बन जाएगा, इधर आएगा तो ये k इधर जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई अपने पास 3, या फिर यहाँ से 3k इक्वल टू उधर जाएगा तो 15, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो हम बोलेंगे k की वैल्यू 3 लिखोगे उसके लिए भी काम करेगा, k की वैल्यू 5 लिखोगे उसके लिए भी काम करेगा, दोनों के लिए काम करेगा। अगर तुम लोग सिर्फ ये बनाते हो आधा आंसर गलत आंसर माना जाएगा, सिर्फ ये बनाते हो आधा आंसर गलत आंसर माना जाएगा। क्लियर, दोनों ही आने चाहिए, k की वैल्यू 3
के की वैल्यू 5 और लगा रखा है दोनों के बीच में, मतलब या तो के की वैल्यू 3 लिख लो या के की वैल्यू 5 लिख लो, दोनों ही सेटिस्फाई करती हैं। सही है। अगर एंड होता बीच में, अगर मान लो कोई अपने ऐसा तरीका जिसमें एंड लगाना पड़ता है, तो एंड का मतलब है ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, और तब हमें पता लगता है के की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 5 दोनों बराबर तो होती नहीं है कभी, हाँ कि ना। तो एंड वाला नहीं है यहाँ पर, और वाला है, तो और वाला ही लगाना है अपने को। क्लियर है बात? तो ये वाली बात अपने को समझ में आ जानी चाहिए थी अब यहाँ तक। ठीक है, इसको भी एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो करना है वो कर लो, मैं साइड में हट जाता हूँ। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास जिसका नाम है पास्कल ट्राइंगल। नेक्स्ट हेडिंग है पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल, पास्कल ट्राइंगल क्या है वो समझना एक बार। जो भी हम किसी भी ए प्लस बी की वैल्यू या ए सी प्लस डी की वैल्यू या एक्स प्लस वाई की वैल्यू की पावर अगर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो एक अपने पास एक बढ़िया सा सिमेट्रिक दिखता है हमें, कुछ ना कुछ उसके अंदर सिमेट्रीनेस दिखती है। ठीक है, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया पास्कल ने, उसने देखा कि एक ट्राइंगल की फॉर्म बन रही है, तो उसने नाम दे दिया कि ये पास्कल ट्राइंगल है अपने नाम पर। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ए प्लस बी की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी ही होगी। ओके, ए प्लस बी की पावर 2 क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी की पावर 3 कितनी होगी, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, ऐसे ही मैं a प्लस बी की पावर 4 भी निकाल सकता हूँ, a प्लस बी की पावर 5 भी निकाल सकता हूँ, सब निकाल सकते हैं। लेकिन सर कैसे, हाउ, ये कैसे निकाल पाएंगे हम? वही तो पास्कल ने बताया है। पास्कल ने कहा कि आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है। क्या ऑब्जर्व करना है? देखना इधर, इधर देखना, a और b की पावर कितनी है, 1 है, तो जिनकी पावर 1 1 है ना, उनके बाहर देखना एक बार 1 लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1। ओके, इसमें देखना a प्लस बी की पावर 2 करवा रहा है ना, तो जिसमें a की या b की पावर 2 है उनको देखो एक बार, a की पावर 2 वाले के बाहर कौन है 1, b की पावर 2 वाले के बाहर कौन है 1। ऐसे ही इसमें पावर 3 वाले देखो 1, यहाँ पर भी क्या है 1, हाँ कि ना। तो सबसे पहले अपने को हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 एक बार के लिए 1। अब यहाँ पर ये वाला उठा कर देखना एक बार, ये क्या है 1 है, ये भी क्या है 1 है, ये वाले 1 ये वाला 1, इसमें क्या है, इधर तो है 1, फिर बीच में क्या है 2, फिर इधर क्या है 1, फिर और इसमें उठा के देखना, यहाँ पर क्या है 1, फिर बीच में क्या है 3, फिर बीच में क्या है 3, फिर बीच में आगे क्या है 1। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसको देखना एक बार, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना, ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ से देखना, यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या बन रही है, ये तो 1 को छोड़ दो है ना, साइड साइड वालों को तो छोड़ दो, बीच वाला देखो एक बार, इसका और इसका दोनों का सम है कि नहीं है। ये साइड साइड वालों को छोड़ दे जाना है, बीच बीच वालों को देखना है बस अपने को। तो ओके, इन दोनों का सम है। अब इसको देखो, 1 को छोड़ना है, बीच वाला वो, ये इसका और इसका सम है कि नहीं है, है। इसका और इसका सम है कि नहीं है, बात समझ पा रही हो ना ये? ओके, ऐसे ही मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो सोचो एक बार क्या बनना चाहिए आगे। साइड साइड वाले तो 1 ही चलते रहेंगे, तो इधर आ जाएगा अपने पास क्या 1, इधर क्या बनेगा, इन दोनों का सम क्या बनेगा 4, इन दोनों का सम क्या बनेगा 6, इन दोनों का सम क्या बनेगा 4, और लास्ट में क्या बनेगा 1। क्लियर है? उसके बाद साइड वाला छोड़ दो, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। क्लियर है कि नहीं? अब ऐसे ही इसको मैं इधर भी छोड़ दूंगा एक एलिमेंट, और इन दोनों का सम क्या बनेगा 5, इन दोनों का सम कितना बनेगा 10, इन दोनों का सम कितना बनेगा 10, और इन दोनों का सम कितना बनेगा 5, और लास्ट में क्या बनेगा 1 बनेगा ही। लास्ट में क्या बनेगा, तो स्टार्टिंग में भी 1 और लास्ट में भी 1। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसको आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये ट्रायंगल जैसी शेप दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हमें ट्रायंगल जैसी शेप दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो यही क्या है अपने पास, पास्कल ट्रायंगल है। पास्कल ट्रायंगल है कि आगे आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो पीछे जो आ चुके हैं टर्म में, उन्हीं के क्या हैं, ये एडिशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, उन्हीं के एडिशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, उन्हीं के एडिशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं।
चेक कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ कि देखना एक बार वैल्यू निकाल सकता हूँ, बताना क्या वैल्यू बनेगी, है ना। एक चीज़ और भी ऑब्जर्व करनी है, देखना है a की पावर 1 है तो a की पावर 1, फिर a की पावर को कम करना है, b की पावर को बढ़ाना है, तो a की पावर कम करूँगा 1 तो 0 बन जाएगा, b की पावर 1 बढ़ जाएगी तो 1 बन गई। यहाँ पर देखना a की पावर 2 है, a की पावर 1 कम करनी है और b की पावर 1 बढ़ानी है, और कम करनी है और बढ़ानी है, समझ गए। a की पावर को कम करते जाना है, b की पावर को 0 से स्टार्ट करके आगे बढ़ाना है, क्लियर, यही करना है। तो अब बताना है यहाँ पर क्या बनेगा। सबसे पहले तो कौन सा है 3 3 वाला हो गया, ये वाली बात करनी है अपने को, बताना क्या बनेगा 1 इंटू ए की पावर 4, ओके, प्लस आगे कौन है 4 इंटू ए की पावर कम करनी है तो ए की पावर 3 बी की पावर 1, प्लस आगे कौन है 6 इंटू ए की पावर 2 बी की पावर 2, प्लस आगे कौन है 4 इंटू ए इंटू बी की पावर 3, और आगे कौन है प्लस 1 इंटू बी की पावर 4, बी की पावर 4। ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे लिख पा रहे हैं ये, ठीक है, ओके। अब हम a प्लस बी की पावर 5 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। a प्लस बी की पावर 10 भी निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। a प्लस बी की पावर 10 भी निकाल सकते हैं। a प्लस बी की पावर 15 निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। a प्लस बी की पावर 100 निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। और यही बाइनोमियल थ्योरम है कि a प्लस बी की पावर n करनी है। n कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर में से, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, कुछ भी हो सकता है a प्लस बी की पावर, हाँ कि ना। तो a प्लस बी की पावर 200, 300, 400 कुछ भी लिखें तो वो इस पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। लेकिन सर पास्कल ट्रायंगल में अगर मैं 2000 वाली टर्म निकालने की कोशिश करूं, पावर 2000 वाली, पावर 200 वाली, 2000 वाली अगर निकालने की कोशिश करूं, तो उससे पहले अपने को 2000 से जस्ट ऊपर वाली जो टर्म रहेगी वो पता होनी चाहिए, तभी तो हम उन सबका सम निकाल सकते हैं। अच्छा, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए उससे भी ऊपर वाली पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए उससे भी ऊपर वाली पता होनी चाहिए। अच्छा, तो जैसे देखो ना, पावर 5 वाली निकालने के लिए पावर 4 पता होनी चाहिए, पावर 4 निकालने के लिए पावर 3 पता होनी चाहिए, पावर 3 निकालने के लिए पावर 2 पता होनी चाहिए, पावर 2 निकालने के लिए पावर 1 पता होना चाहिए। ऐसे ही पावर 2000 निकालनी हो तो पावर 1999 पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन उसको निकालने के लिए ऊपर वाली पता होनी चाहिए, उसको निकालने के लिए ऊपर वाली पता होनी चाहिए। तो ये तो कोई बात बैठी नहीं, है ना। सिमेट्रिक देखने के लिए अपने को बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, लेकिन वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर लें वो अपने को बात थोड़ी जम नहीं रही है। तो अब अपने को दूसरा तरीका भी आना चाहिए। क्या तरीका आना चाहिए वो हम देखेंगे यहाँ पर, समझना। अब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। देखना a प्लस बी की पावर, अगर मैं 1 की बात करूँ एक बार के लिए, तो देखना इसको क्या लिख दूँ मैं, पावर 1 है तो मैं लिख दूंगा इसको 1c0 इंटू ए टू दी पावर 1 प्लस 1c1 इंटू बी टू दी पावर 1। पावर जो है उसको n मानना है तो nc0 एक बार, फिर nc1, फिर nc2, nc3, nc4, nc5 ऐसे चलते जाना है। nc0 से स्टार्ट करके nc0, nc1, nc2, nc3 ऐसे ऐसे। a प्लस बी की पावर 2 की बात करूं तो क्या बनेगा 2c0, 2c1, 2c2, सही है। यहाँ पर a की पावर 2 प्लस यहाँ पर a की पावर 1 और b की पावर भी 1, और यहाँ पर a की पावर खत्म हो गई है और b की पावर कितनी आ गई है 2 आ गई है। a की पावर कम करते जाना है, b की पावर बढ़ाते जाना है। a प्लस बी की पावर 3 क्या हुआ 3c0, 3c1, 3c2 और 3c3। यहाँ पर क्या बनेगा a की पावर 3 b की पावर 0 प्लस a की पावर 2 b की पावर 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस a की पावर 1 b की पावर 2 और प्लस a की पावर तो खत्म ही हो गई, b की पावर 3। अगर आप इनको सोल्व करके देखेंगे तो हमें यही फॉर्मूले मिलते हैं जो पीछे लिख दिए हैं मैंने, यही हमें फाइंड होते हैं। nc1, nc2, nc3, nc0 इन सब की वैल्यू तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं, तो उनकी वैल्यू निकाल कर देखेंगे तो यही हमें मिलेगा जो हम सामने देख पा रहे हैं। क्लियर है बात। तो अब मैं इन जनरल फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ कि जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए। जनरल फॉर्मूला जिसको हम बाइनोमियल थ्योरम भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा देखना इधर, a प्लस बी की पावर n इक्वल टू nc0 इंटू ए टू दी पावर टोटल पूरी n इंटू बी टू दी पावर 0, एक भी नहीं। फिर आगे nc1 इंटू ए की पावर कम करनी, बी की पावर बढ़ानी है, ए टू दी पावर n-1 बी टू दी पावर 1 प्लस
एन सी टू इंटू ए टू दी पावर एन माइनस टू इंटू बी टू दी पावर टू, प्लस ऐसे ही अगर हमें आगे चलना है और लास्ट में जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, एन सी एन इंटू ए टू दी पावर तो सारी खत्म हो चुकी होगी, तो ए टू दी पावर तो जीरो होगी, बी की पावर पूरी हो चुकी होगी तब, तो बी की पावर एन आ जाएगी। सही कि नहीं है? इस पूरे पूरे फॉर्मूला को हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि क्या लिखा हुआ है। ऊपर एन 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 लिखा हुआ है हर जगह पर, ओके। फिर सी 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 लिखा हुआ है, ओके। फिर एक बार देखना 0, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे। ये फर्स्ट टर्म है कि नहीं है? फर्स्ट टर्म, इसको हम T1 बोल देते हैं। ये कौन है? T2 है क्या? सेकेंड टर्म। ये कौन है? T3 थर्ड टर्म। ऐसे यहाँ पर फोर्थ टर्म बनेगी और ऐसे ही अपने पास ये वैल्यू बनेगी। तो देखना फर्स्ट टर्म में यहाँ 0 है, सेकेंड टर्म में नीचे 1 है, थर्ड टर्म में नीचे 2 है। फर्स्ट टर्म में 0, सेकेंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जब नीचे 0 होता है तो फर्स्ट टर्म आती है, नीचे 1 होता है तो सेकंड टर्म आती है, नीचे 2 होता है तो थर्ड टर्म आती है। मतलब जितने नीचे नंबर लिखा होता है उससे एक ज़्यादा टर्म आती है कि अपने पास। हाँ, तो यहाँ पर नीचे लास्ट में n लिखा हुआ है, तो ये कौन सी टर्म बनेगी? n+1 टर्म बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये है n+1 टर्म, जिसको हम बोलेंगे Tn+1। हाँ कि ना? तो पहला नोट तो अपने पास यही बन गया है, नोट नंबर 1 तो, कि नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी टू दी पावर n एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन बोल देते हैं इसको, है ना? तो बाइनोमियल इन एक्सपेंशन आर n+1। कितनी टर्म्स अपने पास टोटल? n+1 टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी? n+1, क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है। तो नीचे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, n+1 टर्म। क्लियर? ओके। अभी नई चीज़ देखना एक बार, नीचे जितना लिखा हुआ है ना उतना ही b की पावर है, a की पावर नहीं, b की पावर है। उतनी किसकी पावर है? b की पावर है। नीचे जितना लिखा उतनी b की पावर है, जितने नीचे लिखा उतना ही b की पावर है, जितने लिखा उतनी ही b की पावर है। तो अगर मैं जनरल बीच में एक टर्म बनाना चाहूँ तो ये क्या बनेगा? NCR इंटू ए टू दी पावर कितनी होगी पता नहीं, लेकिन b की पावर r होगी कि नहीं होगी? b की पावर r होगी कि नहीं होगी? नीचे जितना है उतनी ही b की पावर आएगी। ओके, ठीक है। अब देखना नीचे जितना है उतना ही n में से कम करूंगा मैं तो a की पावर बन जाएगी। a की पावर को ऑब्जर्व करना, a की पावर n-0, a की पावर n-1, a की पावर n-2, a की पावर n-n। समझ गए? अगर नीचे r लिखा हुआ है तो वो b की पावर में चला जाएगा और a की पावर में कौन आएगा? n-r आएगा, n-r। तो a की पावर बन गई है n-r और ये है b की पावर r। बात समझ में आ गई है? b की पावर r प्लस सोन। क्लियर? अब ये बताओ ये कौन सी टर्म है अपने पास? कौन सी टर्म है ये? जब नीचे 0 होता है तो फर्स्ट टर्म, नीचे 1 होता है तो सेकंड टर्म, नीचे 2 होता है तो थर्ड टर्म। मतलब जितना नीचे होता है उससे एक ज़्यादा टर्म होती है कि अपने पास। हाँ, तो ये नीचे r है तो ये कौन सी टर्म है अपने पास? r+1 टर्म है, r+1 टर्म है। सही कि नहीं है? अब यहाँ तक अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो एक बार नीचे कमेंट में ये जरूर बताना है कि ये वाली बात समझ में आई है कि नहीं आई, कि r+1 टर्म समझ में आया है, ऐसा लिखना है। क्या लिखना है? r+1 टर्म कैसे आई है ये बात हमें समझ में आ गई है, ये लास्ट में कमेंट में लिख देना तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोग वीडियो पूरी देख भी रहे हो और नोट्स भी बना रहे हो। सही है? अगर मेरे को कमेंट में बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट दिखे कि r+1 टर्म समझ में आ गई है तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोग अपना काम कर रहे हो, तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोगों ने कॉपी में भी अपना ये पूरा लिखा है, पूरी वीडियो भी देखी है। समझ रहे हो? हाँ, और अगर ऐसा नहीं दिखा तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोगों ने लिखा नहीं है, तो क्लास में फिर आओगे तब उसके हिसाब से बात करेंगे फिर। ओके, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है। अगली बात देखना, यहाँ पर a और b की दोनों की पावर कितनी होगी टोटल मिला करके? a की पावर तो सर n है, b की पावर 0 है, तो दोनों की पावर मिला करके n बनी कि नहीं बनी? ओके, इसके अंदर देखना, इसमें तो सर n-1 है, मतलब एक n से कम है, और एक ये एक है, दोनों की पावर ऐड होंगी तो n बनेगी नहीं बनेगी? दोनों की पावर ऐड, दोनों की पावर ऐड, दोनों की पावर ऐड करने पर n बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो है a और b की जो कंबाइंड पावर बनी है वो हमेशा कांस्टेंट होगी और n के ही बराबर होगी कि नहीं होगी?
होगी। तो ये अपने पास सेकंड नोट बन जाएगा। इन दी एक्सप्रेशन, इन दी एक्सपेंशन combined power of A and B is always constant and equal to n। और किसके इक्वल होता है? n के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? n के इक्वल होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसके इक्वल होता है? n के इक्वल बनेगा अपने पास। तो ये बात भी अपने को समझ में आ गई है। ओके, समझ में आ गई ये बात। तो अब हमें ये सोचना है कि इसकी जनरल टर्म क्या मिलेगी। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये r+1th टर्म है, ये n+1th टर्म है। तो अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं, जनरल टर्म है मतलब उसमें मैं किसी की भी टर्म निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जनरल टर्म की। जनरल टर्म इज, ये थर्ड नंबर का नोट है अपने पास। जनरल टर्म क्या बनेगी? जैसे जनरल टर्म की मैं बात करूं तो मैं बोल देता हूं एक बार के लिए कि अपने पास हम rth टर्म निकालना चाहते हैं। कौन सी? r वाली टर्म निकालना चाहते हैं, r वाली। तो tr निकाल लूं क्या? rth टर्म। ओके, अब देखना इधर, अगर यहां पर t1 है, फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूं तो नीचे 0 आएगा, सेकंड टर्म निकाला तो नीचे 1 आएगा। मतलब जितने नंबर की टर्म है उससे एक कम आता है कि नीचे? बिल्कुल। तो अगर मैं rth टर्म निकाल रहा हूं तो यहाँ पर क्या बनेगा? NCr-1 इंटू ए की पावर कुछ बनेगी और बी की पावर भी कुछ बनेगी। पी की पावर वही होती है जो यहाँ पर नीचे लिखा होता है। तो ये बन गया r-1 और ए की पावर कितना होता है? n में से ये माइनस करना है तो क्या बनेगा? n-r-1 ब्रैकेट लगेगा ऐसे। इसको मैं क्या लिख दूंगा? NCr-1 इंटू ए टू दी पावर n-r+1 इंटू बी टू दी पावर r-1। सही है कि नहीं है ये? लेकिन सर ये अजीब सा नहीं लग रहा कि टी आर की वैल्यू निकाली है, इतनी अजीब आई है अपने पास। इससे अच्छा तो हम क्या लिख लेते? TR+1 ही लिख लेते। क्या लिख लेते? TR+1। TR+1 क्या बनेगा बताओ? अगर यहाँ पर r+1 है तो नीचे क्या लगेगा? एक कम, तो वैल्यू क्या बनेगी? NCr+1 है तो क्या लगेगा? 0 इंटू ए की पावर तो पता नहीं कितनी बनेगी, लेकिन बी की पावर 0 नहीं, r। जितनी है उससे एक कम तो यहाँ पर r लगेगा। ए टू पावर तो पता नहीं, लेकिन बी की पावर जितनी यहाँ पर होती है उतनी ही आएगी कि नहीं आएगी? हाँ। अब ए की पावर कितनी होती है? n-r, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो n-r। अब बताओ देखने में कौन सा सही लग रहा है? ये वाला सही फॉर्मूला लग रहा है कि ये वाला सही लग रहा है? याद होने में प्रॉब्लम आएगी इसको। तो इसलिए हम जनरल टर्म जब भी लिखते हैं, तो हम rth टर्म नहीं लिखते हैं। जनरल टर्म कौन सी लिखते हैं? r+1th टर्म को ही जनरल टर्म बोलते हैं। किसको बोलते हैं? r+1th टर्म को ही जनरल टर्म बोलते हैं। समझ में आ गया होगा कि हम rth टर्म को जनरल टर्म क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जनरल टर्म का मतलब है कि आसान सा फॉर्मूला, इसको हम बार बार अप्लाई कर सके, बार बार फॉर्मूला लगा सके। और ये तो खुद ही हार्ड सा फॉर्मूला बन रहा है, इससे आसान तो यही है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमेशा याद रखना कि rth टर्म जो होती है वो जनरल टर्म नहीं होती है, r+1th टर्म जनरल टर्म होती है अपने पास। सही है? तो जनरल टर्म कौन है? r+1th टर्म। r+1th टर्म जो है वो जनरल टर्म होती है अपने पास। क्लियर? r+1th टर्म जनरल टर्म होती है। ओके, ठीक है। अगली बात करता हूं मैं 4th नंबर पर। इसको वापस से ऑब्जर्व करना अपने को, जो ये सामने लिखा हुआ है ना, इसको ऑब्जर्व करना बढ़िया से। और इसकी मैं एक कंबाइंड फॉर्म बना सकता हूं क्या, जिसको कॉम्पैक्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म बोलते हैं। लिख रहा हूं मैं यहां पर कॉम्पैक्ट फॉर्म। समझना एक बार, ये क्या लिखा हुआ है? a+b की पावर n। लेफ्ट में तो ये लिखा हुआ है। अब इस राइट साइड वाले को क्या लिख सकता हूं मैं? राइट साइड वाले में देखना, सबसे पहले NC0, NC1, NC2, NC3, NCr, NCn, सबको बीच में ऐड कर रखा है क्या? हाँ, एडिशन लगा हुआ है सबको, सबके बीच में एडिशन लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? एडिशन का मतलब समेशन। सही है? और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं NCr। r की वैल्यू एक बार 0 लिखनी है, फिर 1 लिखनी है, 2 लिखनी है, और कहाँ तक लिखनी है? n तक लिखनी है। तो r की वैल्यू कहाँ से चलेगी? 0 से लेकर के n तक चलेगी। इतना कोई दिक्कत नहीं। ये तो सबके बीच में एडिशन लगाएगा,
NCR अपने पास चलेगा बार 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 बार, और इनटू a की पावर पता नहीं, लेकिन b की पावर जितनी यहाँ पर होती है उतनी ही यहाँ पर होगी कि नहीं होगी, होगी। और a की पावर कितनी होती है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो क्या बनेगा, n माइनस आर बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो a प्लस बी की पावर n को हम ये लिख सकते हैं, a प्लस बी की पावर n को हम ये लिख सकते हैं। और इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना अंदर वाला जो लिखा हुआ है ये कौन है, कौन है ये कौन है सर, ये NCR a टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r, तो सर जनरल टर्म होती है। जनरल टर्म मतलब r प्लस 1 टर्म होती है, अभी तो आगे लिखा है हमने। ये कौन है, r प्लस 1 टर्म है, जिसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। तो ये तो सर जनरल टर्म है, तो ठीक है। तो ये क्या है, TR प्लस 1 है। क्या है, TR प्लस 1 है। बाहर क्या है, समेसन है, और r की वैल्यू है 0 से लेकर के n तक। अब इसको चेक करना स्टार्ट कर दो भले ही। एक बार r की वैल्यू 0 लिखना तो T1 आएगा क्या, r की वैल्यू 1 लिखेंगे तो T2 आएगा क्या, r की वैल्यू 3 लिखेंगे तो T3 आएगा क्या, 2 लिखने पर 3, r की वैल्यू 3 लिखूंगा तो T4 आएगा कि नहीं आएगा, और r की वैल्यू लास्ट में n लिखूंगा तो Tn प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो फर्स्ट टर्म से लेकर के n प्लस 1 टर्म का सबको ऐड कर दिया गया इसने, तो सबको ऐड करके तो लिखा हुआ है ये a प्लस बी की पावर n। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इसको लिखना भी है, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना इसको। और उसके बाद लिखना है ये वाला भी, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना एक बार। लिख लिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि एग्जांपल समझ में आ जाए। और एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो पीछे जो हमने लिखा है, पढ़ा है, वो भी समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों को डायरेक्ट समझ में नहीं आता, एग्जांपल से ही समझ में आता है। तो ये लो एग्जांपल, ये लो 2x माइनस वाई की पावर 6, इसको एक्सपेंड करना है। 2x माइनस वाई की पावर 6। सर हमने पढ़ा क्या है, हमने तो सर ये पढ़ा है, देखो a प्लस बी की पावर n पढ़ा है। बीच में प्लस आना चाहिए सर, यहाँ तो माइनस है, कोई बात नहीं, b को कंबाइंड कर देंगे, ये लो b के अंदर डाल देंगे, इसको y के साथ में लिख देंगे माइनस को। ठीक है, और ये a क्या है, ये पूरा 2a है कि नहीं है a, तो ये पूरा 2x जो है वो a है, पूरा पूरा माइनस y जो है वो b है, तो बीच में अपने पास लग गया प्लस, तो ये प्लस है, और n की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार के लिए। ये फॉर्मूला बनाने से पहले इसी को थोड़ा अच्छे से लिखूंगा तो क्या बनेगा, 2x प्लस माइनस वाई की पावर 6। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई है, और वो बात क्या है कि यहाँ से a की वैल्यू तो कितनी है, हेयर 2x है, एंड b की वैल्यू कितनी है, माइनस वाई है, एंड n की वैल्यू कितनी है, 6 है। सही है। अब इसमें एक्सपेंड करना अपने को फॉर्मूला को, बोलो n की वैल्यू कितनी है, 6, तो क्या लिखूंगा सबसे पहले 6c0 इंटू a की पावर बढ़ानी है, b की पावर सॉरी a की पावर जितनी है टोटल पावर को कम करते जाना है, b की पावर बढ़ाते जाना है, तो क्या बनेगा, a की पावर मतलब 2x की पावर 6 इंटू माइनस वाई की पावर 0 प्लस 6c1 इंटू 2x की पावर 5 इंटू माइनस वाई की पावर 1 प्लस 6c2 2x की पावर 4 इंटू माइनस वाई की पावर 2 प्लस 6c3, एक बार मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ, 2x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 प्लस 6c4 2x की पावर 2 इंटू माइनस वाई की पावर 4 प्लस 6c5 2x इंटू माइनस वाई की पावर 5 प्लस 6c6 2x की पावर 0, तो ये 1 बन जाएगा पूरा, एंड माइनस वाई की पावर 6। ये बात समझ में आएगी नहीं है, टोटल चेक कर लो अपने पास, पावर n है तो अपने पास एक ज़्यादा, n से एक ज़्यादा n प्लस 1 टर्म मिलनी चाहिए, मतलब 7 टर्म मिलनी चाहिए। चेक कर लो एक बार 7 टर्म है कि नहीं है। ये क्या है, t1, ये क्या है, t2, इतना क्या है, t3, ये क्या है, t4, इतना क्या है, t5, 5 नंबर की टर्म,
ये है T6 और ये है 7th टर्म T7। सबको बात समझ में आ गई है? तो अब मैं दूंगा एक दो एग्जाम्पल लिखूंगा, उन एक दो एग्जाम्पल्स को अपने को सोल्व करना है। कल की क्लास में फिर मैं उनको वापस से सोल्व करवाऊंगा। तो एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पर, पहले इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी करना है वो कर लेना। फिर हम लिखते हैं एग्जाम्पल। लिख लिया एग्जाम्पल, होमवर्क जिसको बोल सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3x प्लस 2y की पावर 4। सेकंड, इसको अपने को एक्सपेंड करना है। ये है -x माइनस 2y की पावर 5, इसको एक्सपेंड करना है। और ये लिखो -2x प्लस y की पावर 6, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन अपने होमवर्क हैं, इनको घर से करके लेकर के आना है। ये क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। यहाँ तक का शायद सबको समझ में आ गया होगा, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इतना नोट्स ज़रूर बना लेना, बार बार कह रहा हूँ, तुम लोगों को पता है हाँ कि नोट्स नहीं बनाने पर क्या होता है, तो नोट्स ज़रूर बना लेना एक बार। ठीक है, तो नोट्स बनाना है, क्योंकि ये मैं वो टॉपिक वापस से नहीं पढ़ाऊँगा तुम लोगों को। ये इसमें कोई भी डाउट आता है तो तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो बाद में, सही, कमेंट भी लिख सकते हो यहाँ पर भी, और क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं। मैं वापस से 3-4 बार कह चुका हूँ ये बात, नोट्स ज़रूर बनाने हैं, जो भी डाउट है वो पूछ लेना। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।